तो है तो वैसे पूरा मैथमेटिकल टॉपिक, तुम खुद देखोगे पूरी मैथ्स है इसके अंदर आज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस लाइक वायर, रिंग और डिस्क, है ना? क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया है, फाइल में, अपनी इस फाइल में मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले भी डाल दिए हैं। और अब आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 12th में इनको रेगुलरली पढ़ना है। जैसे लास्ट क्लास में रिवीजन का तरीका बताया, आज आपसे कह रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इन फॉर्मूलों को देखना है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। तो इस पेज पर हमारा सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर 2 पेजेस पे ऑलमोस्ट जितने भी आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं वो हमने यहाँ रखे हुए। इनका प्रिंट आउट लो, अपने स्टडी टेबल पे लगाओ, और डेली के डेली मतलब आप इसको प्रैक्टिस करें, ये ध्यान रखना। खैर आगे बढ़ते हैं यार। हम लोग को आज इसमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, ए बी एक लाइन चार्ज है, ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ए बी इज द लाइन चार्ज, उसकी लेंथ दे रखी है एल, टोटल चार्ज ऑफ द लाइन इज कैपिटल क्यू, और हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रिलेट कर सकते हो क्योंकि क्लास 11th में ऐसा काम कर चुके हैं हम लोग, कई बार ये सब चीजें कर चुके हैं। तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो रीजनिंग पार्ट है वो क्या रहना चाहिए? आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या रीजन दे, इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? इस ए बी मतलब आप देख सकते हो फिगर में कि जो हमारा चार्ज है वो इस पूरी लाइन पर है, ए से लेकर के बी तक, यहाँ तक पूरा चार्ज है। ये एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते हैं जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। प्रीवियस क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था के इंटू चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब हमारा चार्ज कैपिटल क्यू एक छोटा सा पॉइंट हो, जो इस केस में नहीं है। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि इसमें क्या कर देना चाहिए? अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए इस लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर? ठीक, सर एक छोटा चार्ज सर एक एज्यूम कर छोटा सा लेंगे। चार्ज ले लेंगे, फिर उसको बाद में हाँ इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रीजनिंग यहाँ लिख दी है, मतलब ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बने। सबसे पहले कि अ लाइन, जो भी लाइन है, कैन बी कंसीडर्ड एज कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ठीक, पहला पॉइंट। सो इफ वी, मतलब इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। सो इफ वी चूज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ गिवन लाइन, यही हमारा वर्किंग रूल रहेगा, यही हमारा वर्किंग रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। चूज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ गिवन लाइन, और उसकी वजह से हम डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकालेंगे बाय यूजिंग द पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो डी के कंपोनेंट्स को, तो एक बार मैं इस वर्किंग को करके दिखाता हूँ तुम्हें। इस एग्जांपल में इस वर्किंग को करके दिखाते हैं, बट स्टेप्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है आपका एक एलिमेंट चूज करेंगे, चूज एलिमेंट, ये नंबर 1। फिर उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नंबर 2। और तीसरे स्टेप पर जाकर के इंटीग्रेशन कर देंगे, तीसरा स्टेप। चलिए करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इस लाइन चार्ज में हम क्या करने जा रहे हैं, एक एलिमेंट चूज करने जा रहे हैं, एक छोटा सा सेगमेंट। वो सेगमेंट हम ये मानेंगे कि जो पॉइंट पी है उससे एक्स डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे, एंड सेगमेंट की जो लेंथ है वो dx मान लेते हैं। कितना चार्ज इस dx पोर्शन के ऊपर होगा? चार्ज जो इस dx पोर्शन के ऊपर आएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए ऊपर की लाइन देखिए, टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू दिया गया है और टोटल लेंथ एल दी गई है। तो इसका मतलब कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एल, बाई एल डी। ये क्या निकलेगा? कैपिटल क्यू बाई एल करने से आपको मिल जाता है हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द यूनिट लेंथ। इसको हम नॉर्मली लैम्डा के सिंबल से डिनोट करते हैं, लैम्डा व्हिच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस dx पोर्शन पे कितना चार्ज होगा, अगर कैलकुलेट करने को दिया जाए कि कितना चार्ज हमारे इस dx वाले एलिमेंट के अंदर आएगा जिसकी लेंथ dx है, तो ऑब्वियसली इसका जो चार्ज होगा वो आप कह सकते हो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dx। क्या ये पॉइंट ठीक है? लैम्डा इंटू dx का चार्ज, यस सर। ठीक, यस सर। ओके। अब क्योंकि ये इतना छोटा एलिमेंट होता है जो dx हम ले रहे होते हैं ना, ये dx इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि इसको हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। सिर्फ इस पोर्शन को, dx वाले को पॉइंट चार्ज मान सकते हो। और अगर हमसे कह दें कि ये जो dx पोर्शन है इसकी वजह से पॉइंट p पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है dE, अब dE का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या मतलब हुआ? देखो डी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, किसकी वजह से? सो बाय dx पोर्शन, मतलब जो dx है, और कितना होगा? तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा इट इज इक्वल टू k, चार्ज इसका वो लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पॉइंट p में और dx के बीच में x है, तो डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। जिसको ना समझ में आया यार, यही बोल देना आप, टॉपिक खराब ना करना इसका। अगर समझ ना आया तो आप इमीडिएटली स्टॉप करके बोलो कि हाँ ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक ठीक है? बोले यस सर। यस सर। ठीक। क्या डायरेक्शन होगा इसका? इसे डीई का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब ये जो चार्ज डीएक्स पे है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो किधर? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक away फील्ड, from dx. हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमेशा चार्ज का साइन देखा जाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। हमारे फिगर में हम लोगों ने पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर कर रखे हैं, तो पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन डीई का होगा। तो अब आगे, इसके आगे बढ़ने के लिए मतलब कि पूरे वायर की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैलकुलेट करनी है अगर आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही आपका तीसरा पॉइंट हो गया। जो भी आपका डी है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, डी इज के लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखोगे आप। तो जो x है उसकी लिमिट क्या रखी जाए? तो उसके लिए हम r से l, r से, so 0 से r plus l. नहीं इसमें सर ये तो मैं 0 कर, से L। देखो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, इसमें तुक्केबाजी नहीं होती है यार, तुक्केबाजी नहीं कर रही। देखो हम लोग को समझना पड़ता है कि क्या है एक्चुअली, आपको ये समझना होता है। मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप जब मैथ्स के अंदर जाते हो तो हमारा वेरिएबल क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, आप ये बताओ। ये जो के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स वेरिएबल है, और एक्स डिस्टेंस की मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, मतलब ये एक्स आपने कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया है? पॉइंट पी से, पॉइंट पी से। और जो हमारे चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ से हैं, मतलब जो चार्ज है उसका जो लाइन है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे देखो आप, लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स वो पॉइंट पी से कितने कितने डिस्टेंस पे हैं? जो हमारा लाइन चार्ज है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे? आर। तो मतलब जो चार्ज का एक एंड है, जो चार्ज का एक एंड है वो पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पे है, तो एक लिमिट आर हो जाएगी। और जो चार्ज का दूसरा एंड है वो उस पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे है? L+R। बस ये लिमिट्स होती है, ये लिमिट, क्योंकि हमने x को पॉइंट P से लिया है तो हमारी लिमिट्स भी पॉइंट P से ही मेजरमेंट की जाएंगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल पॉइंट P से मेजर हो रहा है तो हमारी लिमिट्स भी पॉइंट P से ही मेजर की जाएगी। पॉइंट P से दोनों एंड, वायर के दोनों एंड की जो डिस्टेंस होती है उनको हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख सकते हो, पहला वाला रूल है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करने पर x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, जो पहला रूल है ये वाला। -1/x. हाँ तो अब आप कर लो 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर क्या आंसर बन जाएगा भाई? देखो इसमें से k बाहर चला जाएगा, लैम्डा बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर x टू द पावर -2 हो गया इंटू dx, उसकी लिमिट r और r+l। और रूल के हिसाब से जब आप इसका इंटीग्रेशन वगैरह कर लेंगे तो वो पार्ट मैं छोड़ता जा रहा हूँ यहाँ भाई, ठीक है। तो फाइनल मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, इसमें फाइनल आंसर जब आप इंटीग्रेशंस प्रॉपर्ली कर लेंगे और उसका वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आंसर कुछ ये आएगा, k इंटू लैम्डा इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r+l। आप इसको क्रॉस चेक जरूर करना। यस सर, यही ये आंसर यही है। आएगा, ठीक, ठीक है। और मैं तुम सभी लोगों से एक बार फिर बोलूंगा, देखो हम मानते हैं कि ये बहुत टफ टाइम चल रहा है भाई, तुम लोग के लिए भी टफ टाइम चल रहा है, इस तरीके से पढ़ाई करना एक डिफिकल्ट काम तो है, ऑफलाइन में ही डिफिकल्ट होता है, इसमें तो और भी डिफिकल्ट होता है, बट इसको एक्सक्यूज बना के छोड़ भी नहीं सकते ना यार, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं ये काम, तो अब क्या करा जाए। ये रिजल्ट बन रहा है इंटीग्रेशन के बाद, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें, अगर इस रिजल्ट को अगर आप और सिंप्लीफाई करें, मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यही रिजल्ट हमारा कुछ ऐसे भी बन जाएगा, इट इज इक्वल टू k लैम्डा
इंटू एल डिवाइडेड बाई आर इंटू आर आर प्लस एल। प्लस एल। यस सर। ये बन जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बस यही आंसर है इसका। यही मेरा क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया। मैथ्स है, पूरी मैथ है। यस फिजिक्स सिर्फ यहाँ पर है, इसको समझो। ये जो रिजल्ट है ये कहाँ से लिखा है आपने? ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया इसके अंदर? पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया है। अच्छा, ये हमारा आंसर आया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो देख लेते हैं। स्पेशल केसेस पहला कहता है कि जब लेंथ बहुत ज्यादा होगी आर से तो क्या रिजल्ट आएगा, और जब लेंथ बहुत छोटी होगी आर से तो क्या आंसर आएगा। इसी रिजल्ट में जो वायर की लेंथ तो है, आर प्लस एल में उस हिसाब से नेग्लेक्ट कर देंगे, या तो आर या तो इसको L। नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चे। देखो कहाँ सर पर, सर आर को अगर एल नेगलेक्ट बड़ा कर है तो दें। फिर आर को कर देंगे आर प्लस एल में। तो आंसर क्या बनेगा? मान लो अगर ये केस है, पहला वाला केस कह रहा है कि एल बहुत बड़ा नंबर है, एल इज मच लार्जर देन स्मॉल आर। अब आप इस रिजल्ट को देख के बताओ। सर के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाय आर। सर के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाई आर देगा ना। कैसे किया आपने इसको? मतलब कि डिनोमिनेटर में जो आर प्लस एल है इसको क्या कर सकते हैं? सर नेगलेक्ट। नहीं, किसको नेग्लेक्ट करोगे? आर प्लस एल में R नेग्लेक्ट को। किसको करोगे? आर आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, और आर नेग्लेक्ट होने के बाद जो डिनोमिनेटर में एल बचेगा और न्यूमरेटर में जो एल बचेंगे वो दोनों एल कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा के लैम्डा बाई आर। यानी इस स्पेशल केस में जो मेरा आंसर बना वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और दूसरे केस में जब एल बहुत छोटा होगा, आर बहुत बड़ा नंबर है, तो नोटिस करिए डिनोमिनेटर के में, लैम्डा एल बाय आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इस आर प्लस एल में से नेग्लेक्ट कौन होगा? आप फिर से L। देखो, एल एल बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर में से एल नेग्लेक्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से एल नेग्लेक्ट होगा तो डिनोमिनेटर में बचेगा आर स्क्वायर, और न्यूमरेटर में लैम्डा और एल का प्रोडक्ट है, और लैम्डा और एल का प्रोडक्ट, लैम्डा और एल की प्रोडक्ट कैपिटल क्यू है। चार्ज। इसका मतलब ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सर ये तो सिंपल वही पॉइंट चार्ज वाला लगता है क्योंकि तो लगेगा नहीं, इनफाइनाइट तो हो लगेगा जाएगी। नहीं। देखिए जब लेंथ बहुत छोटी है, सुनो तो आप क्या एग्जांपल ले रहे हो? लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो अगर वायर की लेंथ बहुत छोटी है, बहुत छोटी लेंथ का वायर है, तो उसको हम पॉइंट नहीं मान सकते। यस सर। तो यस सर। इसीलिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए तो रिजल्ट पॉइंट चार्ज का बन रहा है। और जब लेंथ बहुत बड़ी है, मान लो एल मच लार्जर देन आर, तो इसको कहा जाता है कि अ वेरी लॉन्ग वायर, यानी कि इनफाइनाइट वायर कहते हैं इसको। और एल बहुत छोटा है तो इसका मतलब पॉइंट हो गया वो। ठीक है, रिजल्ट समझ में आ रहे हैं इसके? नहीं आ रहे? यस सर। यस यस सर। Yes, एक बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप तो हो जाएगा। मैथ्स है। चलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके बैठा हूँ आज, तो और एक एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल। इसमें हमारे को फिर से वही काम करना है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन अब की बार पॉइंट पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। पिछली बार पॉइंट पी कहाँ लिया हुआ था, ये ध्यान देना। पिछली बार जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो पॉइंट उसी लाइन पे था जिस लाइन पे चार्ज है। मतलब कि अगर चार्ज एक्स एक्सिस पे था तो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है। अब की बार क्या कंडीशन बन रही है, ये एक अलग प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम। चार्ज हमारा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वर्टिकल लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हो, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। लेकिन प्रोसेस नहीं बदलेंगे, प्रोसेस हमारा वही है। सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या किया, इसमें से एक एलिमेंट चूज किया, प्रोसेस नहीं बदलना आपको। उस एलिमेंट को हमने कहा कि ये dx है, और उसकी सेंटर से डिस्टेंस को x मान लिया। सेंटर से मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पे है और उसका लेंथ dx। प्रोसेस नहीं बदलना, फिर से ध्यान देना। पहला काम, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इसके अंदर निकालेंगे तो वो हम लिखेंगे लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dx, जिसमें लैम्डा क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, विच इज q डिवाइडेड बाय l। पहला स्टेप यही था। पहला स्टेप हमेशा एलिमेंट चूज करने का होगा। दूसरा स्टेप हमको ये पता लगाना होता है कि जो एलिमेंट हमने चूज किया है, मतलब जिसकी लेंथ हमने dx लिखी है, ये dx वाला सेगमेंट उस पॉइंट P पर कौन से डायरेक्शन में और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। दो बातें।
तो क्योंकि हमारा dx पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे बाहर की तरफ जाएगी। हाँ या ना बताओ भाई, dx की वजह से। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. मतलब दिस इज द डायरेक्शन, इट इज अ फील्ड बाय dx पोर्शन। और ये फील्ड अगर हम इसको dE लिख देते हैं कि ये dE फील्ड बाय द dx पोर्शन है, तो dE को हम पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके चार्ज हो गया लैम्डा dx डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, square plus r square पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस Under बना है ये r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से। हमें उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो जाएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? yes sir, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये d जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो d है ये y डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। सपोज दैट ये जो d है ये y डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। हम क्या करने जा रहे हैं, इस d को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस d का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट d मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट d मल्टीप्लाइड बाय sin ऑफ थीटा। क्यों किया गया कंपोनेंट वो बताता हूँ। कंपोनेंट करने की वजह क्या है मेरी, क्यों कंपोनेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ना, यहाँ पर लॉजिकल पार्ट, जो एलिमेंट हमने सेंटर पॉइंट के राइट साइड लिया है, अगर हमने यही एलिमेंट सेंटर की लेफ्ट साइड लिया होता, सपोज जो dx आप सेंटर के राइट साइड ले रहे हो वो एलिमेंट अगर हम सेंटर की लेफ्ट साइड ले रहे होते, तो जो डायरेक्शन बन रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ ऐसे बन जाता। जहां पर मेरा पेन मूव कर रहा है, पेन की मूवमेंट को देखिएगा, अगर हमने एलिमेंट को सेंटर के लेफ्ट लिया होता तो क्या जिस डायरेक्शन में मेरा पेन मूव कर रहा है यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होती? yes Yes. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करते, अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जिसमें मेरा पेन मूव कर रहा बार बार, अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती और इसको भी रिजॉल्व करते, तो आपको सिमेट्री से क्या समझ में आ रहा है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सेंटर के राइट वाले एलिमेंट और सेंटर के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स में कैंसिल आउट करने जा रहे हैं? sir, sin theta, हाँ, इसका मतलब सिमेट्री की वजह से ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, जो सिमेट्री की वजह से बात करेंगे, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यानी सिर्फ डी कॉस थीटा है जिसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा मेरा। यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टूडेंट्स की बड़ी कॉमन मिस्टेक है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ डी को इंटीग्रेट कर देते हैं, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गलत है। यहाँ डी का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डी की जगह पर डीई मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा इसको इंटीग्रेट करिए। वजह क्लियर हुई क्यों? yes sir, yes sir, Yes, sir. क्या वजह है बताएं जरा। सर ऐसे ही एलिमेंट जो लेफ्ट साइड होगा उतने डिस्टेंस पे वो sin थीटा वाले तो element- उसके साइन के कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। राइट, बिल्कुल। हाँ, नहीं वो 2 नहीं करेंगे, वो इंटीग्रेशन करके हम उसमें लिमिट्स डाल देंगे, वो उसमें दिक्कत नहीं है, वो 2 नहीं आएगा, वो इंटीग्रेशन करके लिमिट्स डाल देंगे। 2 भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस होते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ क्या करना है इसके आगे। नाउ इट इज इंटीग्रेशन। पहले तो डी की वैल्यू है के लैम्डा dx, केयरफुल रहना थोड़ा सा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी की वैल्यू। अब आगे cos थीटा भी है, थोड़ा सा फिगर पे ध्यान देते हैं। cos थीटा कितना बनेगा, cos थीटा की वैल्यू sir x upon ये फिगर पे देखो, R upon sir under r root upon square plus root x r square. square plus x square. फिगर पे ध्यान दीजिए। ये जो एंगल थीटा हम दिखा रहे हैं जहां मूव कर रहा है पेन, आप बहुत ज्यादा नोट्स लिखने के चक्कर में भी ना रहो, बिकॉज बच्चा यहाँ पर ना क्या होगा, अगर आपको समझना है पहले, क्योंकि पीडीएफ आपके पास वैसे भी आ जाएगी। तो थीटा के अपोजिट एंगल पर हमारा थीटा है। तो अगर मैं cos थीटा ट्रायंगल के हिसाब से निकालना चाहूँ तो मेरे हिसाब से जो cos ऑफ थीटा की वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है r डिवाइडेड बाय रूट ऑफ yes sir, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
और ये cos थीटा अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर में लेके जाते हो, मतलब यहाँ पर r डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब देखो k बाहर चला जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो लैम्डा बाहर आ जाएगा, r बाहर हो जाएगा, और आपके पास इनसाइड इंटीग्रेशन जो टर्म बचेगा वो बचेगा dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। 3/2। अब इसमें लिमिट ऑफ x क्या होगी, फिर से एक बार करो, देखिए x, हाँ फिर गलती हो रही है भैया, जो x है वो आप सेंटर से ले रही हो ना, x का मेजरमेंट सेंटर से है, तो सेंटर से दोनों एंड पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे हैं? L/2 माइनस L/2 से L/2। एक पॉजिटिव L/2 साइड पर है और एक नेगेटिव। नेगेटिव L/2 पर। ये लिमिट्स में गलती ना करो, हाँ सर समझ गए। इसी में, हाँ जानते हो, बस और कोई दिक्कत, मैं लास्ट क्लास से कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों पे मेहनत कर ली जाए तो हम लोग सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है आपके पास, ये इंटीग्रेशन, तो अगर अभी नहीं याद है तो मैं तो फिलहाल, क्योंकि मैं इसमें इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहा ना, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट देखो आप, दिख रहा है आपको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं तुम लोगों से भी यही बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है मुझे इंटीग्रेशन कैसे आ रहा है, मुझे क्या करना कैसे आ रहा है, मैथ है यार, मैथ में ये तो चाहते हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जैसे भी आया हो, हमें फिजिक्स में तो इसको यूज करना है, हमें डिराइव नहीं करना। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला दे रखिएगा x अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, लगाते बच्चे? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर, हाँ x अपॉन ए स्क्वायर और रूट ये। तो अब ये देखो क्या आएगा आंसर हमारा, हमारे a की जगह पे r है, तो देखिए आंसर बनेगा k लैम्डा r, और इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या था, एक बार फिर से, मैं तो भूल जाता हूँ वैसे, मैं सही बताऊं तो x बाई ए स्क्वायर ये है, तो ऊपर x हो गया, नीचे a स्क्वायर की जगह r स्क्वायर हो गया, और रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और लिमिट माइनस L/2 से प्लस L/2 की। अब इसका आंसर हो जाएगा, को बाहर निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, r कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो r बाहर आ जाएगा, जब r बाहर आ जाएगा तो k लैम्डा अपॉन r हो गया ये, और लिमिट x की रखेंगे तो पहले L/2 रखेंगे न्यूमरेटर में, तो L/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर यानी L स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं, तो वो लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर माइनस L/2 बाय रूट के अंदर फिर सेम चीज आ जाएगी। वैसे ये पार्ट आप लोगों को खुद करना चाहिए, मतलब मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन k लैम्डा बाई r, ऊपर ये पूरा प्लस होकर के l हो जाएगा, और यहाँ पर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ये आंसर है इसका। ठीक है, यस सर। मैथ है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटीग्रेशन वाले से। जब भी इंटीग्रेशन फंसे आपको जरूरत नहीं है, मतलब ये मत सोचो कि मेरा इंटीग्रेशन कैसे आएगा, क्या कर रहा है यार, लिस्ट बनी हुई है, चुपचाप फॉर्मूला कॉपी करो, आंसर लो अपना। ये आंसर आ गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसमें भी हमारे स्पेशल केस है कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या आंसर होगा। लेंथ बहुत ज्यादा का मतलब होता है इनफाइनाइट वायर, या फिर क्वेश्चन में इसको कहते हैं लॉन्ग वायर। बुक्स में अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ लॉन्ग वायर, तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि लेंथ बहुत ज्यादा है उसकी। क्या रिजल्ट बनेगा, आप यहाँ रिजल्ट पे देखो, लेंथ इज वेरी लार्ज, कहाँ से क्या चीज नेग्लेक्ट होगी, डिनोमिनेटर पे देखिए,
ये एल बहुत ज्यादा है, एल स्क्वायर बाई 4 बहुत ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में ये जो आर स्क्वायर है ये नेग्लेक्ट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर का आर स्क्वायर नेग्लेक्ट करिए, ठीक। आर स्क्वायर जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो एल स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट बनेगा, वो एल बाई 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो आंसर बनेगा 2k लैम्डा बाय के लैम्डा बाय टू के लैम्डा हाँ शाबाश, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये याद रखना है, जहां पर हैशटैग का सिंबल बना रहे हैं मतलब ये रिजल्ट याद रखना है, और यहां पर भी रिजल्ट देखो, ये भी इनफाइनाइट वायर था, इसको भी याद रखना है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों इनफाइनाइट वायर्स में, ये भी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है, वो भी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है, डिफरेंस क्या है दोनों में? इस इनफाइनाइट वायर में, ये जो वायर था, इस इनफाइनाइट वायर में जो पॉइंट जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब वायर तो इनफाइनाइट टाइप का मान रहे हो, मतलब बहुत बड़ा वायर है, इनफाइनाइट या फिर वेरी लॉन्ग, बट कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर की जा रही है वो पॉइंट उसी वायर के साथ है। समझ पा रहे हो आप? मतलब वो जो पॉइंट है और वायर सेम लाइन पर है, और यहां पर जो लॉन्ग वायर ले रहे जिसका आंसर 2k लैम्डा बाय, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी वायर है, बहुत बड़ा वायर है, लेकिन उस बड़े वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहां पर कर रहे हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हाँ बिल्कुल, ये इस लॉन्ग वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर है, यहाँ पर निकाल रहे हो आप। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट था वो उस तरफ, वो वायर के सामने था, तो यहाँ पर मेरा आंसर प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से k लैम्डा बाई आर है, लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है अगर वहां पर कैलकुलेट करते हैं और वायर बहुत बड़ा वायर है, मतलब लॉन्ग वायर है, तो आंसर बदल जाता है, तो आंसर है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। डिफरेंस याद रहेगा आपको ये चीज? यस सर। ठीक, Yes. ओके। और एल बहुत छोटा है, मतलब वायर बहुत छोटा वायर है, एक है बहुत बड़ा वायर, एक है बहुत ही छोटा वायर। बहुत छोटा वायर, फिर से एक बार देखो, एल छोटा हो गया मतलब एल स्क्वायर बाई 4 नेग्लेक्ट हो गया, एल स्क्वायर बाई 4 नेग्लेक्टेड, तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा आर स्क्वायर, और ऊपर और लैम्डा इंटू एल को हम चार्ज कर सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज चार्ज, एंड ये अगेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, क्योंकि जब वायर की लेंथ बहुत ज्यादा छोटी कर दोगे ना तो हम उसको क्या मान लें, अब उसको क्या उसको लाइन माने या पॉइंट चार्ज माने? सब पॉइंट चार्ज। Point charge. तो बिना सोचे समझे कहा जा सकता है कि जब वायर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा वायर है, तो उसको पॉइंट मान लीजिए, फॉर्मूला पॉइंट वाला लगा दूं। वायर बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट हो गया, लेकिन इनफाइनाइट में स्टूडेंट्स की मिस्टेक बता रहा हूं मैं, अपनी मिस्टेक नहीं कह रहा हूं, आप लोग गलतियां करोगे और मेरे बोलने के बाद भी गलती होती है, वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर k लैम्डा बाई आर होता है और कहां पर 2k लैम्डा बाई आर होता है। तो थोड़ा सा केयरफुली इसको ध्यान रखें, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बहुत बार। तीसरा एग्जांपल दिखाता हूं, एक और देखो, यहाँ पर फिर से एक और प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, सेम कंसेप्ट, लेकिन अब की बार मैं लेंथ बहुत ज्यादा ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ। प्रोसेस को बदलना नहीं, फिर से बोलो, प्रोसेस अपना चेंज करिएगा। नंबर 1 स्टेप, एलिमेंट कहां से हमने माना, पॉइंट बी से x डिस्टेंस पे जा करके हमने dx एलिमेंट किया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसमें चार्ज, अब इसकी आपको आदत बन जाएगी, चार्ज इज लैम्डा dx। तीसरा स्टेप, ये एलिमेंट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होगा, मतलब ये एलिमेंट पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ बाहर की तरफ जाएगी, और उसको अगर हम डीई लिखते हैं तो डीई की वैल्यू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले के हिसाब से के चार्ज हो गया लैम्डा इनटू डीएक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब कितना आराम लग रहा है। तीसरा, इसके बाद डीई के कंपोनेंट्स, डीई के कंपोनेंट्स, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो वर्टिकली अपोजिट थीटा एंगल, यानी कि डीई के कंपोनेंट्स हो जाएंगे डीई इंटू साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक डीई इंटू साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या अब की बार कोई कंपोनेंट कैंसिल हो सकता है सिमेट्री की वजह से? नो सर, नहीं हो पाएगा। अब की बार नहीं, डीई को नहीं करेंगे, डीई तो कभी होगा ही नहीं इन केसेस में, कंपोनेंट ही इंटीग्रेट होंगे उसके, सर cos थीटा और sin थीटा अलग अलग इंटीग्रेट होंगे। हाँ, मतलब इस बार
नाउ देखो फिर से बोल रहा हूं, आप कभी ये काम मत करना, इन क्वेश्चंस में ये गलती ना करिएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी। ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्ट है अगर आप इन क्वेश्चंस में लगाते हो। ये गलती तो करना ही नहीं है। क्या करना है फिर आपको? देखिए हम लोग कह रहे हैं कंपोनेंट्स निकालिए, कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर भी कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से? एक हम कहेंगे x कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हम कहेंगे y कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कंपोनेंट्स निकालते हैं इसमें, और x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम d के x कंपोनेंट यानी कि d sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम d के y कंपोनेंट यानी कि d cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ये सही स्टेप है, और ये पार्ट मैंने वर्किंग में लिखा भी है, आप उसको पढ़ करके एक बार फिर से देखना, यहाँ लिखा भी है। इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डी, ठीक है। मतलब अगर आपको दिक्कत रहे तो नोट्स एक बार फिर से देख लेना क्या है। अब क्या बचेगा ये, तो इट इज इक्वल टू इनसाइड इंटीग्रेशन। थोड़ा सा देखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू में पहले लेफ्ट साइड पे लिख लूं क्या बन रहा है। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भी इसी ट्रायंगल के हिसाब से निकालेंगे, तो कॉस ऑफ थीटा इज r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनना। अब डी साइन थीटा, एक स्टेप वर्बल करने जा रहे हैं, आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। स्केल लैम्डा dx x ये तो डी है, ये डी है, इसमें साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर दो जरा। जो डी का एक्सप्रेशन है, जहां मेरा हाइलाइटर मूव कर रहा है, ये डी है, और इसमें ये साइन थीटा का टर्म मल्टीप्लाई होना है, डी में साइन थीटा मल्टीप्लाई होना है। तो जो टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आएगी, स्केल लैम्डा x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो उसमें से हम के लैम्डा को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और एक x ऊपर और आएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करो भाई आप लोग ना। यस सर x dx ये आएगा, और लिमिट फिर प्रॉब्लम आई यहीं पर, यहीं 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी या 0 से l? 0 से क्यों? 0 से क्यों? क्योंकि अब की बार देखो लिमिट्स आप रखते हो वायर के दोनों एंड पॉइंट्स का, तो अब की बार x की मेजरमेंट कहां से हो रही है? डिस्टेंस x मेजर कहां से किया जा रहा है? कहां से x काउंट? b से, जो खुद ही एक वायर का एंड है। तो x की मेजरमेंट पॉइंट b से हो रही है, और पॉइंट b से एंड b 0 डिस्टेंस पे होगा, तो लिमिट्स हमारे लिए क्लियर है 0 से, और दूसरा एंड l डिस्टेंस पे, 0 से l रखिए लिमिट इसकी। अब ये इंटीग्रेशन भी आपको फॉर्मूले में दिखा दे पहले क्या है। सब -1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस, ये है ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला ध्यान देना। तो नहीं, इसमें गलती होती है यार लोगों से, देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, देखो सब कुछ एक जैसा है, लेकिन ऊपर का इसमें dx है न्यूमरेटर में, और उसमें dx के साथ एक x और भी है, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मतलब वही होता है ना कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ नहीं कि आप गलती कर सकते हो। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले एक ऑलमोस्ट, मतलब अगर ध्यान से ना देखा जाए तो ये एक छोटा वाला x जो न्यूमरेटर में है, इसकी वजह से अब आप देखो आंसर कितने बदल गए। तो इसका आंसर है -1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर, और यही मेरा इंटीग्रेशन भी है। तो इसके लिए मेरा आंसर बन रहा माइनस, मतलब माइनस बाहर कर देंगे, k इंटू लैम्डा, क्या था बच्चा इंटीग्रेशन? 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी लिमिट हमारी क्या है? 0 से l। कितना आंसर बनेगा और देख लेते हैं जरा, पूरा आंसर क्या बनेगा, इक्वल्स टू k लैम्डा r स्क्वायर
नहीं, वेरिएबल x से ध्यान रखना, तो लिमिट x की रख रहे हैं, मतलब पहले x की जगह पर l रखेंगे, तो 1/√r² प्लस l², फिर -1 वेरिएबल x की जगह जब 0 रख देंगे तो हमारे पास बचेगा -1/r। अब इसमें भी l बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया कि l इज मच लार्जर। देखिए, आप ऑलरेडी कहा गया कि l बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे। क्या आंसर बनेगा? देखो, अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद जब l बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, सर 0 आ जाए। जी तो नहीं आएगा, ध्यान से सोचो तो। अच्छा सॉरी सर, मैं गलती से मैंने l को ले l लिया। l बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है। k लैम्डा बाय l आएगा। अच्छा, गलती कर रहे हो आप लोग। तो ब्रैकेट के अंदर 1/l माइनस 1/r आएगा। हाँ, देखिए फिर से समझो, ये l बहुत बड़ा है, तो पहले तो ये r² नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा आंसर k लैम्डा और ब्रैकेट में 1/l माइनस 1/r, ये बचेगा 1/l माइनस 1/r। सही है? देखो, यस सर। अच्छा, एक माइनस बाहर था, वो छूट गया हम लोगों से यार। देखो, एक माइनस ना इंटीग्रेशन के अंदर आया था, ये माइनस छूट गया, ये माइनस यहाँ भी लगाएंगे और वो माइनस को हम अंदर कर देंगे, तो ये -1/l बन जाएगा और ये +1/r बन जाएगा। अब यहाँ पर भी एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि l बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान देना। l बहुत बड़ा नंबर है और r बहुत छोटा नंबर है, तो खुद सोचो ना, 1/, सपोज एक बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल 10⁻⁶, और एक 1/ बहुत छोटा नंबर है, सपोज 10⁻⁻², क्या आएगी इसकी वैल्यू? मतलब इट इज समथिंग लाइक 100 माइनस 10⁻⁻6। तो क्या इसको अप्रोक्सीमेटली 100 नहीं कर सकते? यस यस सर। Yes, sir. तो 1/l में जो l बड़ा नंबर है, तो ये 1/l नेग्लेक्ट होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यस सर, k लैम्डा बाय r। देखिए, हाँ, मतलब बाकी लोगों को समझाए, अगर l बहुत बड़ा है, अगर आपके पास l प्लस r लिखा है तो आप इसको l लिख लो, लेकिन अगर 1/l प्लस 1/r लिखा है तो 1/r। ये बात समझ पा रहे हो क्यों? कहाँ पर कौन सा टर्म नेग्लेक्ट हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो फाइनली आंसर क्या बचेगा? ये k लैम्डा बाई r। फाइनल आंसर, लैम्डा बाय r। फाइनल आंसर इज k लैम्डा बाई r। फाइनल आंसर। सर एल जितना बड़ा होगा उसका इनवर्स उतना ही छोटा हो जाएगा। बिल्कुल, यही सब चीजें हैं। अब जितना बढ़िया इस समय आप लोग बता देते हो ना, अगर यही चीज यार एग्जाम में लगा दो तो सब मजा आ जाए बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट इंटीग्रेट करना, उसमें cos थीटा लगा हुआ है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा ना, मैथ है पूरी, फिजिक्स बहुत कम लग रही है आज, मैथ जितनी अच्छी होगी तो इट इज k लैम्डा। एक बार फिर देखते हैं, d इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो d इज k लैम्डा dx, नोटिस करिए, हाइलाइटर पे देखना, k लैम्डा dx अपॉन ये चीज, ये d है, हाइलाइटर जहां चल रहा, और उसमें ये cos थीटा मल्टीप्लाई होना है, d में cos थीटा मल्टीप्लाई होना है, तो ये जो आंसर बनेगा वो बनेगा k लैम्डा इंटू r, और इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ सिर्फ dx होगा ऊपर, और नीचे r² प्लस x² टू दी पावर 3/2 होगा। ठीक है ये चीज? यस वही सर। वाला Yes, फॉर्मूला लग sir. जाएगा यस। जो पिछले अब इस, एग्जांपल में हुआ था। हाँ, तो अब इसका एग्जांपल, क्योंकि ये पहली बार आप लोग करोगे ना तो ऐसा लगेगा यार कि ये मेरे को पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिस्ट आपको भेज दी है, लिस्ट यूज करो। इसका आंसर था k लैम्डा r, और इसके इंटीग्रेशन में आता था 1/r², और नीचे था रूट के अंदर r² प्लस x स्क्वायर। प्लस सर ऊपर x²। x नहीं था सर, 1 की जगह। हाँ, ऊपर x, ऊपर x अपॉन r² रूट ऑफ r²। मैं कहता हूँ, मैं खुद ही फॉर्मूला भूल जाता हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोग याद रखोगे भाई? मैं खुद लगातार भूल जाता हूँ फॉर्मूला, तो मैं तो लिस्ट देखता हूँ, और कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। जेई के फाइनल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, जेई के फाइनल पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है जिसके अंदर इस तरीके के इंटीग्रेशंस लगे, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इसमें फॉर्मूला देखने में, कॉपी करने में कोई इंसल्ट नहीं है भाई, ठीक है, हम अपना टाइम बचा रहे हैं। एनीवे, इसका जो आंसर बनेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये k लैम्डा अपॉन r, क्योंकि नीचे r² है ऊपर r है, और बात अब इसके अंदर
जब x की जगह l पुट करेंगे तो एक लिमिट हो जाएगी l अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर x की जगह 0 रखेंगे तो सेकंड लिमिट 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और इसमें भी l को बहुत बड़ा कर दीजिए तो क्या आंसर बनेगा? सर वही आ रहा है k लैम्डा बाय r। l बहुत के बड़ा है, लैम्डा बाय आर। बाय आर स्क्वायर। lambda by r कहाँ आ रहा है k लैम्डा बाई r? के लैम्डा अपॉन आर सर स्क्वायर। क्योंकि r स्क्वायर Final नेग्लेक्ट हो answer. जाएगा तो l और l अपॉन कट आर जाएंगे। स्क्वायर आ रहा है। अच्छा हाँ सर वही तो आ रहा है। हाँ k लैम्डा बाई r आ रहा है, ठीक है ठीक है, k लैम्डा बाई r बिल्कुल सही है, क्योंकि l बहुत बड़ा है तो ये r स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, और r स्क्वायर को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये l अपॉन l कैंसिल हो जाएंगे, k लैम्डा बाई r बचेगा आंसर। ये आंसर भी k लैम्डा बाई r है। इसका मतलब क्या हुआ यार, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये वायर काफी बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट कह रहे हैं जिसको, इनफाइनाइट वायर, अ वेरी लॉन्ग वायर हैविंग चार्ज, लैम्डा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है, विच इज चार्ज अपॉन द लेंथ। और अगर हम यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शंस में आ रही है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक y वाई, direction और दोनों डायरेक्शंस में जो आंसर आ रहा है वो k लैम्डा अपॉन r। अब देखो इंपॉर्टेंट पेज है एक्चुअली, देखो नोट्स बनाने का तरीका भी बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि नोट्स जो होते हैं ना वो डायग्राम के फॉर्म में बनाइए, क्योंकि डायग्राम्स की मेमोरी में रिटेंशन ज्यादा होती है वर्ड्स के कंपेयर में। अगर आप देखोगे कभी भी तो डायग्राम देख करके जो आपके दिमाग में जाता है ना चीज, वो काफी लंबे टाइम तक याद रहता है, और वर्ड्स वाली चीजें आप भूल जाते हो। कंपेयर कर लो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। कहीं पर बैनर देख लो, कोई पोस्टर देख लो, वो याद रहता है। तो नोट्स में जितना हो सके अगर आप डायग्राम्स का यूज करें, नोट्स मेकिंग में हो, स्पेशली रिवीजन नोट्स मेकिंग में जितना आप डायग्राम्स का यूज करें वो रिवीजन में हेल्प करता है। मैं यहाँ पर एक सैंपल दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक वायर लिया है, ठीक है, हमने इसमें कंसिडर किया है लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, तो एक आंसर मेरा यहाँ पर है। एक था कि इस वायर के सामने ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती तो मेरा आंसर था k लैम्डा बाई r, और एक है इस वायर के परपेंडिकुलर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती 2k by r lambda by r। तो अब देखो जितने रिजल्ट सब पढ़े वो सब एक डायग्राम में आ गए। yes sir। यस सर। ये आपका सिचुएशन नंबर 1 थी, ये हमारी सिचुएशन नंबर 2 थी, और ये हमारी सिचुएशन नंबर 3 है। इन्हीं 3 सिचुएशंस के ऊपर हमारे को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो हम अब आप खुद बताओ, अगर एक डायग्राम है और उस डायग्राम में तीनों सिचुएशंस को समराइज करके हमने डायग्राम बना दिया तो रिवीजन में ये हेल्प नहीं करने वाला है मेरे को कि जब भी आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको एक साथ 3 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिकॉल कर लोगे कि यार ये आंसर थे। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है वहां पर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज पॉइंट नंबर 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कंपोनेंट्स में है, तो वहां पर रिजल्टेंट भी चाहिए मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 2 कंपोनेंट्स में है तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वेक्टर्स का यूज करके निकालेंगे रिजल्टेंट का, तो वो आएगा रूट ऑफ 2 k लैम्डा बाई r। यहाँ तक बात समझ में आ जाए तो बताओ यार, लाइन चार्ज खत्म हो गया यहाँ से। Yes. यस ये ठीक, ये इंपॉर्टेंट पेज रिवीजन के लिए। डायग्राम की हेल्प लेकर के अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जिसको कि मतलब कोई चार्ट बना लीजिए, एक डायग्राम जिसके अंदर मतलब ग्राफ टाइप की कोई चीज बना लो, कम से कम मतलब पेजेस यूज हो और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर कंटेंट आ रहा हो, वो ज्यादा फायदा करेगा मुझे। तो बस लाइन चार्ज में आप लोगों से एक्सपेक्ट ये किया जाएगा, जो चाहे हम लोग अपनी क्विजेस लेंगे, चाहे अपने टेस्ट लेंगे, चाहे जेई वाले पेपर बनाएंगे, हम लोग आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये 3 रिजल्ट्स जिसको मैंने इंपॉर्टेंट पेज लिखा है ये आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारे केसेस इनफाइनाइट वायर के हैं, ऑल केसेस आर ऑफ इनफाइनाइट वायर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इट इज 2k लैम्डा बाई r, वायर के लाइन पे है तो इट इज k लैम्डा बाई r,
एंड अगर हम वायर के बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर है, मतलब ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये अबव एंड है, पॉइंट नंबर 2 इज अबव सेंटर एंड पॉइंट नंबर 1 अलोंग वायर, ये किसी के ऊपर नीचे नहीं है, ये वायर के अंदर, इट इज नाइदर अबव सेंटर अबव एंड, ये तो बिल्कुल लाइन में है ना उसके। अब पूरा हो गया नोट्स मेरा। ठीक है, बोलो आगे बढ़े तो। यस सर। यस सर। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन आएगी। ये तो हुआ कि ये हमने डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन करना मतलब एक तरीके से फॉर्मूला पढ़ना, तो डेरिवेशन चाहे करो चाहे ना करो, फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा ऑप्शन ये है। अब इनकी एप्लीकेशंस भी आती हैं, और एप्लीकेशन किस तरीके की है वो देखते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन चार्ज आप पढ़ रहे हो ना, इसका काम भी तो होगा, कोई की जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, सिर्फ फर्जी पढ़ रहे हो, क्योंकि डेरिवेशन मतलब मैथ, तो मैथ पढ़ने के लिए तो हमने कहा ये सब्जेक्ट चूज किया नहीं है। देखिए, ये एक लाइन चार्ज आपसे कहा जाए कि लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड दिस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज देन आर, ये केस है। एंड नाउ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज q एट दिस पॉइंट at r distance, and the question says find the force between the two, find force between small q and line charge। अब सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, इसके फोर्स निकालना है। मिस्टेक पहले बताता हूं, एक कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फोर्स बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जो एक कॉमन मिस्टेक हमने देखी है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग ना करो, बट हमने अपने एक्सपीरियंस जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया उनमें से ये देखा गया है कि उनके सामने जब भी फोर्स का क्वेश्चन आता है, वो पहला रिएक्शन उनके माइंड से ये निकलता है कि फोर्स बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और इसमें कोई गलती तो है नहीं, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन बताई गई थी कि ये जो कूलम्स लॉ आप लगाते हो जिसमें फोर्स बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर है, इसमें q1 एंड q2 ये दोनों हमारे स्पेसिफिकली पॉइंट होने चाहिए, लिमिट्स पे फर्स्ट डे पे बताई गई है। x3 का मुझे याद है, अब x2 का मुझे नहीं पता अभी, बट मेरे ख्याल से ये कोई भी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वो ये लिमिट्स बताते हैं कि जो ये चार्जेस होने चाहिए q1 एंड q2 दोनों ही पॉइंट्स फॉर्म में होने चाहिए, राइट? क्या ये कंडीशन मीट हो रही है इस क्वेश्चन में? क्या हमारे को दोनों चार्ज पॉइंट के फॉर्म में है? नो सर। मतलब कूलम लॉ गलत नहीं है, लेकिन कूलम लॉ जिन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, जिन कंडीशंस के लिए बनाया गया है, वो कंडीशंस नहीं है यहाँ पर। भाई लॉ थोड़ी गलत है। अब आपको फीवर हो जाए, बोलो आप कफ सिरप चाहिए आपको, तो भाई कफ सिरप थोड़ी प्रॉब्लम है, कफ सिरप तो सही है, लेकिन आप उसको गलत टाइम पे ले रहे हो। फीवर है तो फीवर की मेडिसिन लीजिए ना फिर। कि आप कफ सिरप पी के बोल रहे हो यार फीवर सही नहीं हुआ, कफ सिरप खराब थी मेरी। तो ऑल्टरनेट क्या है, जहां कूलम्स लॉ नहीं लगता वहां पर लगता है Q इंटू ई, फोर्स बराबर QE, ये ऑल्टरनेट है। फोर्स निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो कूलम लॉ या QE। कूलम लॉ पॉइंट और पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, इसका मतलब पॉइंट और पॉइंट छोड़ करके कहीं पर भी अगर फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब आते हैं, तो अब ये लॉजिक लगाएं, और इस लॉजिक का यूज करके अगर मुझसे कहा जाए कि हाउ मच फोर्स इज ऑन स्मॉल q, तो हमने कहा यार इट इज स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ये कहता है। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, कौन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर? वायर, लाइन चार्ज। तो अब यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन हम लोगों से की जाती है कि मुझे ये रिजल्ट याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि एग्जाम टाइम पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करने बैठ गए तो आप खुद देख सकते हो कि डेरिवेशन इतना छोटा भी नहीं है, मतलब अच्छा खासा टाइम लग रहा है डेरिवेशन करने में। तो एग्जाम में स्पीड बिल्डिंग करनी है, अगर मेरे को मान लो मुझे चाहिए कि मेरे स्पीड रहे, मेरी एक्यूरेसी रहे, मेरे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो, तो जो आपसे याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो याद करिए। लाइक ये पेज आपको याद रखना है, अपना रिवीजन नोट्स बना करके इस पेज को हमेशा याद रखो कि एक लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर कितनी कितनी होती है, क्योंकि हम इसको बार बार डिराइव नहीं करेंगे, कितना कैलकुलस लगाएंगे। तो आंसर आ गया
इलेक्ट्रिक फील्ड इज √2k, मुझे याद रहेगा, अब आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। साथ में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखेंगे तो ये भी याद रखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, या किसी एंगल पर। तो एक बार फिर मैंने अपना एंगल पर, वो एंगल भी 45 डिग्री होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर कंपोनेंट्स है। तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लगेगी कुछ, और वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर फोर्स लग रहा होगा। तो आंसर इज 45 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन कभी ये नहीं आता कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग सोच रहे हैं कि यार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए तो हमारा सब काम हो गया। नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगा ही नहीं कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रख करके उसके ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं कि फोर्स निकालिए Q × E का यूज करके। अब ऐसे ही अगर मैं ये चार्ज जो मैंने एंड पे रखा है, अगर इस चार्ज को वायर के सामने रखा होता तो कितना फोर्स लगता भाई, या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा होता तो कितना फोर्स लगता है। अब आपको लॉजिक तो समझ गए क्या करना है। यस यस ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं चौथा, लाइन में ये जितनी हमने पढ़ी वो स्ट्रेट लाइंस थी। नाउ अब एक सेमी सर्किल पे आइए, जो चार्ज है वो सेमी सर्किल पर है, और एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए अपने अंदर। पढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस, मतलब एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, स्वैग, वो होना चाहिए। टेंशन जिसको बोलते हो, टेंशन होनी चाहिए पढ़ाई के टाइम पर। पहला काम, हमको बिना किसी मतलब हेजिटेशन के, बिना किसी डाउट के, हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा प्रोसेस गलत नहीं है। पहला एलिमेंट, बिना डाउट के। क्योंकि अगर आप एक बार फिर देखना, फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर एक बार मन में डाउट आ गया ना, तो गारंटीड वो क्वेश्चन गलत होगा। फिर सबसे पहले एलिमेंट चूज किया। एलिमेंट की भी चॉइस कैसे होती है इस क्वेश्चन में, सर्कल्स के केसेस में एलिमेंट की जो चॉइस होती है वो एंगल्स के फॉर्म में देखी जाती है, मतलब वेरिएबल एंगल रखे जाते हैं। तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर, और एलिमेंट जो चूज करेंगे उसके विड्थ को मान लेंगे डी थीटा। ठीक है, यहां तक ठीक है। Yes. अब कुछ बेसिक फॉर्मूले, कितना चार्ज होगा भाई इस एलिमेंट के ऊपर, मतलब डी क्यू। तो लैम्डा इज द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, मान लीजिए लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ है, तो मतलब लैम्डा कितना हुआ, टोटल चार्ज क्यू है, और वो कितने लेंथ के ऊपर है। तो सेमी सर्किल की जो लेंथ होती है, सेमी सर्किल की लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, पाई मल्टीप्लाइड में आर, ये लैम्डा है। तो लैम्डा इंटू जो डी थीटा वाला एंगल है, इसकी आर्क लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ आर्क। अब ये मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, कितना होगा, इंटू आर, आर इंटू डी थीटा, लेंथ ऑफ आर आर, डी थीटा। आर, हाँ लेंथ हो गई तो डी क्यू आ गया। अब मुझे बताना, अगर मेरा प्रोसेस कहीं चेंज हो रहा, मेरा प्रोसेस लगातार एक ही है, मैंने एलिमेंट चूज कर लिया, दूसरे नंबर पर मुझे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दूसरा काम यही करना है। तो ये जो एलिमेंट चूज किया है, इसकी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पॉजिटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस एलिमेंट से दूर जाएगी, ये हमारा डीई हो गया, ये सेकंड स्टेप। एंड डीई इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, के उसका चार्ज, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पर क्या करेंगे, तीसरे नंबर का स्टेप, पहले एलिमेंट चूज किया, उसका चार्ज निकाला, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, डीई लिखा, और तीसरे स्टेप पर डीई को रिजॉल्व करेंगे। यहां पर थोड़ा सा आप अपना टाइम आप बढ़ा सकते हो, सिमेट्री को देखकर आप खुद देख सकते हो। हाँ, खुद देखो कि अगर मैंने इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट चूज किया होता तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर होता। अगर मान लो एक एलिमेंट जो इधर था, लेफ्ट एलिमेंट लेते, तो आपका ब्रेन क्या बोल रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है, एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन। यानी ये हमारा आर्गुमेंट है, ये लॉजिक हो गया, लॉजिक कि ड्यू टू सिमेट्री नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस।
देखिए जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन पे होती है। अगर अगर चार्जेस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल कैसे देख सकते हो, जितना चार्ज वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है उतना ही चार्ज आपका वाई एक्सिस के राइट भी है। दैट मींस कि सिमेट्री अलोंग वाई एक्सिस। जिस एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होगी, स्टेटमेंट सुनिएगा, जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी उसी लाइन के अलोंग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी उसी लाइन के अबाउट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे डीई को नहीं इंटीग्रेट करना होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे कंपोनेंट ऑफ डी, सुनिएगा एक मिनट, कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने वर्ड्स में लिखा है इसको, थोड़ी राइटिंग खराब है इस टाइम पर, प्रैक्टिस अभी हो जाएगी इसकी भी। कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में कौन सी लाइन सिमेट्री की है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब किसके दोनों तरफ चार्ज हैं? यानी इस फिगर में वाई कंपोनेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को वाई कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, एंड नाउ व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डी का वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा भाई? डी cos थीटा। cos थीटा। तो डी cos थीटा हो गया। अब डी cos थीटा का मतलब क्या हुआ? तो इट इज डीई, डी इज के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हालांकि एक आर कैंसिल कर सकते थे, और फिर cos ऑफ थीटा। ये हो गया। अब थीटा के लिमिट्स। फिर से एक बार, थीटा की मेजरमेंट कहां से स्टार्ट की थी? एंगल थीटा कहां से चालू किया गया है? स्टार्ट कहां से किया गया है? फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो उससे रिंग का एक एंड कितने एंगल पर है, मतलब बी पॉइंट तक जाने के लिए आप कितना एंगल बनाओगे? 90 सर, पाई बाई 2 90 और दूसरे वाले एंड पे जाने के लिए भी -90 माइनस पाई बाई -90। तो क्या लिमिट रखे बताओ आप खुद? सर, पाई बाई 2 से माइनस पाई माइनस पाई बाई 90 2 से पाई बाई 2। पाई पाई बाई बाई 2। बहुत बढ़िया आंसर। क्या आंसर बनेगा इसका भैया? क्या बन जाएगा रिजल्ट? अब आप कहोगे यार ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ नहीं है, cos थीटा का तो इंटीग्रेशन करना है आपको। ये तो वैसे ये तो याद भी रहता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन सबको याद होता है। नहीं याद है तो लिस्ट देख लो पीछे, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा आता है। लिमिट्स वगैरह, फाइनल आंसर बोल रहा हूं, लिमिट्स वगैरह रखने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। लेकिन ये वर्किंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। यस सर आ गया। लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉ, ये इस क्वेश्चन का आंसर है 2k लैम्डा बाई r। और इसको हैशटैग कर रहा हूं, मतलब कि ये याद रखना है, सेमी सर्कल याद रखना है। इसलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी एडवांस को छोड़ दे, अगर जे एडवांस को छोड़ दे तो बाकी के जो टेस्ट पेपर आज के डेट में बन रहे हैं, चाहे वो जेई मेन के बन रहे हो, चाहे बिटसेट के बन रहे हो, इवन एनएसईपी की बात कर लें, ये लोग क्या हो गया, इन्होंने अपना लेवल और स्टैंडर्ड इतना खराब कर लिया है कि अब ये क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो लंबे लंबे क्वेश्चन, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, डेरिवेशन को उठा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे रहे। मतलब पेपर क्वालिटी बहुत खराब कर दी है जेई मेन ने और बाकी लोगों ने। तो आज की डेट में अगर आपका कंपटीशन इतना टफ है कि मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉजिक भी स्ट्रांग होना चाहिए और एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आप हर तरीके से परफेक्ट हो तभी आप कुछ रैंक वैंक ला पाओगे मेंस में। वहीं एडवांस में अंडरस्टैंडिंग एंड आपके प्रोसेस क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो है वो काम करती है। वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे कि हाफ रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बिकॉज वो स्टूडेंट की मेमोरी नहीं चेक कर रहे हैं कि उनको कितना याद है। वो अपने हिसाब से एक नया क्वेश्चन देंगे, उनको ये चेक करना होता है कि क्या आप खुद से कोई डेरिवेशन कर सकते हो, खुद से आपको प्रोसेस पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का या नहीं पता है, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि टीचरों ने कोचिंगों में रटवा दिया इसको। सो एग्जाम स्ट्रेटेजी भी आपको अपने टारगेट के हिसाब से रखनी है कि आपका टारगेट मेंस को देना है, बिटसेट देना है, या फिर एडवांस का एग्जाम देना है, या फिर और ही कोई एग्जाम देना है तुम्हें। खैर, हाफ रिंग का आंसर आ गया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बोला है वो ये ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द सिमेट्री
E is on the y एक्सिस। एक तो ये, यानी हमेशा आप मतलब रिंग के केस में नोटिस करिएगा, रिंग के केस में बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको डीई को इंटीग्रेट नहीं करना होता है। डीई का सिर्फ वो कंपोनेंट इंटीग्रेट करते हैं जो लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड है। और लाइन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो लाइन जिसके हर तरफ एक जैसी कंडीशंस हो, मतलब दोनों तरफ चार्ज हो। अब एक एग्जांपल दिखाते हैं, देखो हमने यहाँ पर सेमी सर्किल का डेरिवेशन किया आपके सामने, हमने अपनी डेरिवेशन की सेमी सर्किल की। सपोज हमारे पास सेमी सर्किल नहीं है, उससे भी छोटा है, मान लेते हैं कि ये एंगल जो बन रहा पूरा ये 60 डिग्री इधर और इधर 60 डिग्री, क्या आंसर आएगा? कोई बता पाएगा? मतलब अगर आपका लॉजिक क्लियर हो गया, ये लैम्डा दे रखा है सपोज है, सर बस इंटीग्रेशन में 60 से -60 जाएंगे, सर -60 से 60 कर देंगे। -60 से 60। मतलब सेमी सर्किल से भी छोटा होता, मान लो अगर आर्क होती, सेमी सर्किल की बजाय हम कहते हैं कि नहीं यार हमारे पास तो सिर्फ 120 डिग्री का आर्क है, सर √3 के लैम्डा बाय तो आर। आपको प्रोसेस नहीं समझ, एक एक मिनट प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करना चाहिए इसमें? क्या इसके लिए मुझे, अगर सेमी सर्किल का निकाल सकते हो तो क्या 120 का नहीं निकाल सकते? कहाँ पर चेंज कर दे? कौन सा स्टेप ऐसा है जहाँ पर चेंज? तो लिमिट चेंज कर दो। क्या रख दें? -90 से +90 की जगह क्या लिमिट रख दें इसको? -60 से +60। ठीक है, तो इसको जरा जनरलाइज कर दें। अब हम 60 भी नहीं करते, हम इसको 60 नहीं करते, हम कह देते हैं कि भैया ये 60 नहीं है, हम इसको इन जनरल थीटा इधर और थीटा इधर कर देते हैं। अब बताओ, तो मेरा फाइनल आंसर जो बनेगा 2k, रिजल्ट देखो, 2k मतलब 2 नहीं सॉरी k लैम्डा बाई r और cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, तो k लैम्डा अपॉन r cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा की जो लिमिट्स है वो फ्रॉम -थीटा टू +थीटा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा लिमिट रखने के बाद 2k लैम्डा बाय r sin थीटा। 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा। अब इसको आप चाहो तो जनरलाइज फॉर्मूला करके याद रख लो, अच्छी बात है, हैशटैग कर दे रहे, याद कर लीजिए। सर इसमें लैम्डा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। लैम्डा क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज अगर क्यू है तो लेंथ कितना है यहाँ पर बताओ, कितनी लेंथ पे चार्ज आपको दिख रहा है? आर्क लेंथ देखो ना, आर्क लेंथ देखो, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं यार? रेडियस इनटू एंगल करके ना। तो ये मेरा आर्क कितने एंगल, टोटल कितना एंगल बन रहा है हमारे पास? 2 थीटा। हाँ, तो r इंटू 2 थीटा हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए मैथ का कंसेप्ट आर्क लेंथ, और ये भी पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ निकालने में जो एंगल यूज होता है वो रेडियंस में यूज होता है। Yes. ठीक, बिल्कुल। प्रोसीड करें आगे? सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर Yes, देंगे, sir. डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या हो गया था बच्चे? सर डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, एक बार नहीं, हमने ये बता कुछ किया नहीं है। देखो हम ये वाला सेमी सर्किल वाला पढ़ा है तुमने, मतलब इसमें भी नहीं थे। हाँ सर पढ़ तो लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सेमी सर्किल में हमारा स्पेसिफिकली 90 के एंगल बन रहे थे, तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया है सिर्फ कि 90 की जगह कोई थीटा एंगल अगर होता मान लो, तो हमने सिर्फ अपनी लिमिट बदली है -थीटा से +थीटा। ओ यस सर, आ गया। अब आते हैं फुल सर्किल पर, अगला डेरिवेशन है फुल सर्किल। ये भी हैशटैग, मतलब ये याद रखना है क्योंकि ये स्कूल का भी डेरिवेशन है। तो इसमें क्या करेंगे यार, इसमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो रिंग का एक्सिस है। मेरी एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आप पहले देखिए, जो हमको बताया जा रहा है वो काम तो हम कर ही ले। पहले सबसे पहले हमने इसमें एक एलिमेंट चूज कर लिया, पहला काम हो गया। मान लिया एलिमेंट में DQ चार्ज है, पहला काम DQ ले लिया, एलिमेंट हो गया। उसके बाद हमसे क्या बताया गया था कि आप ये पता लगाओ कि ये एलिमेंट उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वो भी काम कर लेते हैं कि जो हमने DQ लिया है ये इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम DE से डिनोट कर देंगे। पहले यहाँ तक तो आगे बढ़ लें, यहाँ तक तो कॉमन वर्किंग बार बार हो रही है, एंड इट इज K उस एलिमेंट का चार्ज डिवाइडेड बाई। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस बनेगी ना उस एलिमेंट और पॉइंट P के बीच में, रिंग का रेडियस कैपिटल R है और ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है, और ये एंगल 90 बनेगा। थोड़ा सा मैथ्स में जाइएगा,
तो ये जो ग्रीन कलर से लाइन देख रहे हो, इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है ना। और हमारे पास यहाँ पर जो टर्म आएगा वो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी लगभग 1 घंटे हो चुके हैं हम लोग को, ठीक है, और ऑलमोस्ट उसे 1 घंटे में हम लोग बार बार यही काम कर रहे हैं कि एलिमेंट चूज कर रहे हैं, एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, कोई नया काम तो कर नहीं रहे, ठीक। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट पे। रिंग के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री किसको बोल सकते हो? क्या एक डायमीटर? बच्चा नहीं सर, एक्सिस। एक्सिस ऑफ रिंग क्या सिमेट्री नहीं होती है? क्या रिंग अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होती? होती है सर। तो इसका मतलब डी को इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमने अभी पीछे स्टेटमेंट क्या दिया आपको, कंपोनेंट ऑफ डी अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक कंप्लीट रिंग की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? फॉर ए कंप्लीट रिंग द लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ दैट रिंग। इसका मतलब आंसर लाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर टोटल आंसर लाने के लिए क्या किया जाए? नेट आंसर लाने के लिए क्या मैं डी को इंटीग्रेट कर दूं? पहले तो ये बताओ क्या ये सर? ये गलत है। सही क्या है? कंपोनेंट्स। किस कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? मतलब डी का आप कंपोनेंट करेंगे किधर? अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है? एक्सिस। यानी कि डी को एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तो डी को एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने पर क्या बनेगा? मान लेते हैं कि ये एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब डी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्सिस की तरफ जाएगा भाई। अगर ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इस एक्सिस के साथ मतलब इस तरफ डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा। इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए वो डी को इंटीग्रेट करके नहीं आएगा, वो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके आएगा। ये बात जिस बच्चे को समझ में आ जाएगी, बार बार इसके ऊपर कह रहे हैं हम लोग, मेरे से भी गलती होती थी भाई, सबसे होती है, मतलब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग, लेकिन वो होता है ना कि अब किसी को कोई टीचर बार बार बता रहा है एक और कहीं पर टीचर इस बारे में बातें नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों से अपने टाइम पर हम लोगों ने बहुत गलतियां करी हैं इसमें। बार बार इंटीग्रेशन करते थे तो डी को इंटीग्रेट कर देते थे, फिर आंसर नहीं आता था। फिर हम लोग उठा करके, अच्छा हमारे टाइम पर, हम लोग के टाइम पर भाई कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक तो था भी नहीं कि कोई चैनल था जहां पर दोबारा वीडियो देख लो। एक बार क्लास के बाहर निकल गए, उसके बाद ना कोई किताब, ना कोई बुक, ना कोई पीडीएफ। अब बहुत डिस्टर्ब रहते थे हम लोग कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा। क्लासरूम के अंदर टीचर की बोली हुई हर एक बात कॉपी में लिख नहीं सकते थे, क्योंकि जब लिखते थे तो उनका एक्सप्लेनेशन छूट जाता था। बैकअप बनाने के लिए बुक्स नहीं थी हमारे पास कि नोट्स हम लोग कैसे कंप्लीट करें। ये सब फीचर्स आपको मिल रहे तो एडवांटेज लीजिए। हैबिट में डालो इसको, हैबिट बनाओ कि भैया डी इंटीग्रेट नहीं होता है, हैबिट डाल दीजिए इसकी। सिमेट्री के अलोंग जो डी होगा वो इंटीग्रेट होता है, डी का वो कंपोनेंट जो सिमेट्री पे जाएगा वही इंटीग्रेट करना है मेरे को। आदत बन जाए किसी चीज की। आदत जल्दी छूटती नहीं है। चलिए, ये आंसर क्या बना है? डी के इंटू डी क्यू, के इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अब कॉस ऑफ थीटा कितना होगा यार? कॉस थीटा। तो जरा फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ सर। आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बाकी लोग बाकी लोगों के लिए मैं इस फिगर को अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें ये हमारा कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है। तो बाकी लोग भी इसको समझ सकते हैं कि कॉस थीटा की क्या वैल्यू बन रही होगी। वो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इसके अंदर वेरिएबल किस क्या है? इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है? ये सब चीजें अगर हम अपने आप से पूछे ना, अगर हम ये अपने आप से पूछें तो देखो कितनी आपके कॉन्सेप्ट्स में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है, जो सेलेक्ट हो रहा है, जो टॉपर है, और जो मान लो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, उनके बीच डिफरेंस सिर्फ इस बात का होता है कि एक चीजों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की आदत पड़ जाती है, और एक लोगों को होता है कि चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करते, सुन तो लेते हैं बट उसमें ऑब्जर्व नहीं करते। जैसे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या चीज ऐसा है जो वेरिएबल दिख रहा है आपको?
स्मॉल आर। कैसे स्मॉल आर कैसे वेरिएबल है बताइए? सर नहीं दिख रहा स्मॉल आर क्या है? व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये वेरिएबल होगा? मतलब एक क्वेश्चन में मुझे ये कहा जाए कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो एक वेरिएबल डिस्टेंस है, वो गिवन डिस्टेंस होगी? वेरिएबल वेरिएबल वो होता है जिसमें d का टर्म हो भाई, डिफरेंशिएशन। तो dq दिख रहा है ना आपको? यस सर। यानी वेरिएबल क्या है? dq। इसके अलावा सब कांस्टेंट्स हैं। यस सर। हाँ, k स्मॉल r ये सब बाहर जाएंगे। r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 3/2 and now we are only left with integration of dq। अब यहां पर एक बात आती है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने कई बार कहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और इसीलिए उसका सिंबल भी आता है ये एस वाला। ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो बेसिकली समेशन का एस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ dq बोलने का मतलब क्या है? सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट लोगे उनके चार्जेस का समेशन है वो। तो अगर रिंग पे हम जितने एलिमेंट बनाए उन सबके चार्जेस को ऐड कर ले, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट, और सबके चार्ज ऐड कर दे, तो बनेगा क्या मेरे पास फिर वो? क्या वो कि मतलब कि वो उस पूरे रिंग का चार्ज नहीं हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? कि इंटीग्रेशन ऑफ dq इज नथिंग बट द टोटल चार्ज ऑफ रिंग। टोटल चार्ज ऑफ रिंग इज कैपिटल Q इनटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको याद रखना है, ये रिजल्ट याद करना है। इस रिजल्ट को याद रखना है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लें, बट टाइम कम हो रहा है। और इसका एक ग्राफ पूछते हैं हमसे, मतलब क्वेश्चंस में हम लोगों से रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ भी कहते हैं कि ग्राफ बताओ क्या होगा। सपोज ये स्मॉल r है और ये कैपिटल E मतलब कि रिंग है। तो जब हम स्मॉल r को 0 पुट करेंगे, रिजल्ट देखिएगा, मैं रिजल्ट को यहाँ लिख ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज K कैपिटल Q स्मॉल r बाय स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग है। तो अब आपका रिवीजन नोट्स यही है, इसी पेज को रखिएगा, बिकॉज इस पेज पे फॉर्मूला भी है और ग्राफ भी है, तो एक पेज में डबल रिवीजन हो जाएगा मेरा। ग्राफ इसका ऐसे बनता है, स्मॉल r को जब 0 पुट करेंगे, आप खुद फॉर्मूले को देखो, अगर आप स्मॉल r 0 रख दें, स्मॉल r इक्वल टू 0, तो नाउ वी विल हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब स्मॉल r इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो इन्फिनिटी पर हमेशा ही 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। किसी भी सिस्टम में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और स्मॉल r इक्वल टू 0 फॉर्मूले से जैसे ही मैं स्मॉल r को 0 पुट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से स्टार्ट होनी है और 0 पे जानी है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, पहले राइज करता है और फिर ये डिक्रीज होता है। और इसका एक मैक्सिमा पॉइंट आता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर होगी, ये पूछा जाता है कि ये कौन सा डिस्टेंस होता है। तो उसके लिए हमारा कैलकुलस है कि फॉर ई मैक्सिमम, कैलकुलस कहता है कि मैक्सिमम निकालने के लिए डी डिवाइडेड बाय डी आर को 0 करिए। अब इसमें मैं एंटर नहीं करने जा रहा कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैं रिजल्ट बताऊंगा। स्मॉल r ऐसा करने पर जो आंसर बनता है वो r डिवाइडेड बाय √2 बनता है। r बाय √2 ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। और क्योंकि ये पेज मेरा रिवीजन पेज है, तो इस पेज पे मेरी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक रिंग में चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं? उसकी एक्सिस पर।
तो रिंग के सेंटर से एक पॉइंट जा रहा है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। क्या होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर जाएगा। लेकिन अगर हम उसी रिंग की दूसरे साइड जाएं, उसी रिंग के दूसरे साइड, क्या तब भी मेरे को सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग से बाहर जानी चाहिए। तो रिंग के राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट डायरेक्शन, तो रिंग की लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट डायरेक्शन। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। ये मैं सिर्फ अपना रिवीजन नोट्स बना रहा हूं कि सेंटर पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एक पॉइंट है जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है? सेंटर से कितनी दूर ऐसा पॉइंट है जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है? उसका कैलकुलेशन हो रहा है R/√2। और क्योंकि रिंग की सेंटर के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस अपोजिट हैं, सेंटर के राइट अलग डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेंटर के लेफ्ट पर अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन डिफरेंस इन द डायरेक्शंस को ग्राफ पे डिफरेंस इन द क्वाड्रेंट्स दिखाते हैं। सेम ग्राफ दूसरे क्वाड्रेंट में दिखा दीजिए, सेम ग्राफ इन द डिफरेंट कोऑर्डिनेट, डिफरेंट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बदल दिया हमने? मतलब जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो हमने तीसरे क्वाड्रेंट को क्यों चूज किया ग्राफ के लिए? क्योंकि अगर हम राइट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, तो फिर लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मुझे नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव कोऑर्डिनेट। क्या ये बात समझ में आ रही है कि क्वाड्रेंट्स बदल करके सेम ग्राफ दिखाना है मुझे? यस सर। यस सर। ठीक। और इस पेज पर अब आपको एक रिंग से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे रिवीजन नोट्स होने चाहिए, ऐसे डायग्राम्स होने चाहिए जो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट दे। रिंग से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस पेज पे लिखा हुआ है। इस पेज पे ये लिखा हुआ है कि सेंटर पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी पेज पे लिखा हुआ है कि कहीं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी पेज पे ग्राफ भी है मेरा। तो क्यों ना ऐसे ऐसे नोट्स प्रिपेयर किए जाएं जो मुझे कम से कम मतलब पेजेस में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे फाइनल रिवीजन करते वक्त। तो ध्यान रखना भैया, ये आपका रिवीजन होना चाहिए। ये सब स्मार्ट तरीके हैं आपको बता रहा हूं पढ़ाई करने के। ओके, लास्ट इसको आप कर सकते हैं, अपने भी लास्ट पेज है, मेरे ख्याल से लास्ट ही होगा। हाँ, बस लास्ट है। डिस्क के केस में क्या करेंगे फटाफट? डिस्क, इसमें एलिमेंट कैसा चूज कर लें डिस्क में? सर कलेक्शन ऑफ रिंग्स। सर एक रिंग ले लेते हैं। तो इसमें एक रिंग के फॉर्म में लेते हैं। चलिए एक रिंग बना ली, इसके अंदर डिस्क में एक रिंग बनाते हैं। सेंटर से कुछ मान लिया x डिस्टेंस पे और उसकी एक्स्ट्रा विड्थ हमने dx मान ली। इस बार एलिमेंट रिंग हो गया, ये रिंग हमारा एलिमेंट हो गया। प्रोसेस वही है, पहले एलिमेंट चूज कर रहे हैं, तो एलिमेंट रिंग है। अब सबसे पहले dq मतलब चार्ज ऑन एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है मेरे पास? तो एलिमेंट है रिंग। कितना एरिया होगा इसका? देखिए ये कैसे निकालेंगे, इसमें हम सिग्मा इंट्रोड्यूस करेंगे। सिग्मा का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज Q और टोटल एरिया ऑफ डिस्क पाई r स्क्वायर, अगर r रेडियस है उसका। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा को एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया ऑफ रिंग कितना होगा? तो इट इज सिग्मा एरिया ऑफ रिंग। ये हम लोग कई बार निकाल चुके होंगे, 2πx मल्टीप्लाइड बाय dx। एक बार क्लास 11 के भी नोट्स देख सकते हो, 2πx dx। आता है या नहीं आता है? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? DE। एंड व्हाट इज DE? DE का मतलब होता है फील्ड बाय द एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट क्या है, पॉइंट या रिंग? रिंग। रिंग। तो इसका मतलब DE को लिखने के लिए रिंग का फॉर्मूला चाहिए। और अभी अभी हम लोगों ने रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, K इंटू Q इंटू स्मॉल r बाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर 3/2।
तो अभी जब हम डी लिखेंगे तो रिंग वाले फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं कि चार्ज ऑफ रिंग 2 पाई x dx इनटू, मैं रिंग का फॉर्मूला पलट के देखूंगा, मुझे क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी शर्म आ रही है। चार्ज के चार्ज और न्यूमरेटर में स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या है न्यूमरेटर में? स्मॉल आर न्यूमरेटर में है क्या? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कितना है इस क्वेश्चन में? जिस पॉइंट को स्मॉल नहीं, ये पॉइंट का डिस्टेंस, स्मॉल आर। नीचे क्या था हमारे पास? कैपिटल आर स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ रिंग था। फॉर्मूले का सिंबल भी तो पता हो, कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर, इस समय जो रिंग है उसका रेडियस x है, x प्लस dx प्लस नहीं dx नहीं, सिर्फ x। यस सर। बच्चा देखो, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए। और तीसरे स्टेप पर हम इसको इसमें कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम सिमेट्री पे हैं। तो यहाँ तीसरा स्टेप आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट्स हैं पहले उनको बाहर कर देते हैं। k बाहर हो गया, सिग्मा बाहर हो गया, 2 पाई बाहर हो गया, r बाहर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर बचा है x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और ये इंटीग्रेशन भी पहले आ चुका है। इसमें x की लिमिट क्या रखेंगे? सुनिए, x की लिमिट क्या रखेंगे? 0 से r। 0 से r। 0 से r। अब इसका इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले आया था, अगर याद होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ -1 अपॉन अंडर -1 √x². हाँ देखो, अब खुद ही याद होने लगता है, अपने आप याद हो जाता है। जैसे 2-4 बार देखोगे और तीसरी बार याद हो जाएगा। इसकी लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के कैपिटल आर तक की। और जब ये काम करेंगे ना, लिमिट वगैरह रख लेंगे इसमें, तो आंसर बन जाता है। अच्छा, जो k है इसके बारे में ध्यान है। k जो होता है इसके बारे में कूलम्स लॉ में आपको बताया गया है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यहाँ पुट कर रहे ताकि मेरा पाई का टर्म कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास बाहर जो बचेगा वो बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक स्मॉल आर बाहर बचेगा। और यहाँ पर जब लिमिट्स रखेंगे तो 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें हम स्मॉल आर को अंदर भेज देते हैं, तो ये स्मॉल आर जो बाहर है इसको जब अंदर भेज देंगे तो ये 1 माइनस स्मॉल आर बाई ये चीज। ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्क का, जो याद रखना है, बाय डिस्क। इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, इतना ही रखते हैं यार। बाकी है तो थोड़ा सा रह गया था, लेकिन अब वो आपको ब्रेक भी चाहिए ना। तो 2 केसेस इसमें ये डिस्कस करने थे, अब अपने आप करिएगा स्पेशल केसेस क्या होंगे, ये सही तो कर लेंगे। कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको डिस्क की डेरिवेशन हो गई है। पूरा आज का लेक्चर मैथ्स पे है, आप देख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक बार अपने आप पढ़ करके और डेरिवेशन कर लेना, फिर से खुद से करना, 1-2 बार करके प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाता है। और इससे फायदा ये होता है कि एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूले ग्रेविटेशन में है, सिमिलर फॉर्मूले। ये आपको अगली क्लास में दिखाएंगे, अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इसका ग्रेविटेशन में यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जी, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. अच्छा, बाय। हेलो सर, वो आर कैपिटल आर वो लेस देन जब आर वाला केस लिया है तो 0 आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, वो 0 नहीं आएगी, उसको वेरीफाई करेंगे भी अगली वाली क्लास में, कर देंगे। अगली क्लास ऑफलाइन हो जाएगी तो उसमें कर, मतलब उसमें बोर्ड पे पढ़ा के कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना लो।